Start with this is capital structure theories. So let me start with capital structure theories. Now first of all, what do we mean by capital structure? So जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इट मीन्स proportion of each securities, proportion of each security in total capitalization of the firm. ठीक है, यानी जैसे हमने वेट्स निकाले थे किसमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो वो प्रोपोर्शन था. एग्जाम्पल, आपके फर्म में 5 लाख की इक्विटी शेयर्स हैं, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, या 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर लगा लो आप. तो आप प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी कैसे बताओगे? इक्विटी, दिस इज़ योर इक्विटी, दिस इज़ योर प्रेफरेंस एंड दिस इज़ योर डिबेंचर. तो आप प्रोपोर्शन कैसे बताओगे इसमें? दैट 0.5, दैट मीन्स 50% इज इक्विटी शेयर्स, 20% इज प्रेफरेंस शेयर. टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म इज 10 लाख. ठीक है, ये 3 ईयर था. सो टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म इज 10 लाख. 50% जिसमें हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, 20% हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 30% हमारे डेट है. दैट मीन्स यू आर टेलिंग द प्रपोर्शन ऑफ ईच सिक्योरिटी इन द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म, एंड दिस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, राइट. और एल्स यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट 70% हमारी फर्म में शेयर्स हैं इक्विटी और प्रेफरेंस को मिला के, और 30% हमारी फर्म में डेट है. ब्रॉडर क्लासिफिकेशन अगर आपको करके देनी हुई कि व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट इन योर फर्म, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ द फर्म, और ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स द प्रोपोर्शन. नाउ अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करती है, यानी कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारी फर्म में, इक्विटी और डेट. जब हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो ब्रॉडली वी विल क्लासीफाइंग द सिक्योरिटीज़ इनटू 2 पार्ट्स, इक्विटी और डेट. तो हमारी फर्म में इक्विटी और डेट का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? 50-50, 50% 50%, या 70-30, ठीक है, या फिर आप कह लो कि 80-20 या 20-80. क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन? इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस? एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये सोचते हैं कि हमारी फर्म में क्या इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन होना चाहिए? तो सबसे पहला फैक्टर जो आपका है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लिखा नहीं हुआ मैंने यहाँ पर शायद. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम 50% और 50% हमने, या 70 और 30 के कॉम्बिनेशन पे हम क्या करेंगे, 70% हमारी फर्म में इक्विटी है, 30% डेट है. लेट्स से इक्विटी की कॉस्ट हमारी फर्म में है, इक्विटी की कॉस्ट है हमारी 70% इक्विटी का प्रोपोर्शन है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी की 12%, ठीक है. 30% हमारी फर्म में डेट है, और लेट्स से डेट की कॉस्ट हमें पड़ती है 0.088%, ठीक है. तो हम इस कॉम्बिनेशन पे वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेट इनटू प्रोपोर्शन ही कर रहे हैं ना, देखो सॉरी, वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों को प्लस करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी हमारी. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस कॉम्बिनेशन पे हमारी सबसे लो है हमारे लिए, वो एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होता है. तो एक ये क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारी फर्म में हमें रिस्क कितना चाहिए. अगर आप डेट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा रखते हो, 70-30 रखते हो, तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है. सो आपकी फाइनेंशियल रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, आप कितना रिस्क रखना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ यू वांट लेस रिस्क, सो यू विल गो टुवर्ड्स इशूइंग ऑफ मोर ऑफ शेयर्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखोगे एज़ कम्पेयर टू डेट. अगर आप चाहते हो आपकी फर्म का कंट्रोल जो है वो आपके पास रहे, ठीक है, आपके लिए कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. तो कंट्रोल जो है, आप जैसे इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोलिंग राइट्स होते हैं, राइट. सो अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्म का कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट ना हो, तो डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते, तो आप डेट जो है वो ज़्यादा इशू करोगे एज़ कम्पेयर टू शेयर्स. नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी. इट शुड बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट आउट. जो भी कॉम्बिनेशन आप रख रहे हो
उस कॉम्बिनेशन पे हमारा अर्निंग पर शेयर या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब हमें लगे कि चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकें तो उस हिसाब से आप इक्विटी का और डेट का जो है वो कॉम्बिनेशन रखोगे। उसके बाद सॉल्वेंसी, द यूज़ ऑफ एक्सेसिव डेट मे थ्रेटन द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। हम चाहते हैं कि हमारी फर्म का सॉल्वेंसी क्राइटेरिया जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम डेट का कॉम्बिनेशन जो है वो कम रखेंगे एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, जब हमारे लिए सॉल्वेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, राइट। उसके बाद सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फर्म। सो वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, राइट। इन दोनों को, लेट्स से मेरी फर्म में 10 लाख की इक्विटी है, 10 लाख का डेट है, तो मेरी वैल्यू की ऑफ फर्म कितनी होगी, 20 लाख। वेरी सिंपल, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अब आपने कभी ये सुना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चेंज हो गई, लोन की वैल्यू चेंज या मार्केट वैल्यू जो वो चेंज हो गई? ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। डेट की वैल्यू जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो दैट इज़ वाई जो वैल्यू चेंज होती है वो इक्विटी की चेंज होती है। लेट्स से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है अब हमारे बढ़ के 10 की जगह 15 लाख हो गए, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म भी 25 लाख हो जाएगी। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अगर हमारी फर्म में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होती है। सो वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है वैल्यू ऑफ इक्विटी का। इज दैट क्लियर? सो जब वैल्यू ऑफ इक्विटी डाउन जा रही है, ये 8 लाख हो गई, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारी डाउन हो जाएगी। सो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ फर्म एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा, ये एजम्पशंस को हम धीरे धीरे करके थ्योरी में ही डिस्कस करते हैं, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म का, why value of firm is important. Now moving on to theories of capital structure which is very important. 3 theories हैं, NI approach, NOI approach and MM approach. ठीक है, MM approach हम विदाउट टैक्सेस वाली करेंगे इसमें। सो MM approach और एक ट्रेडिशनल जो इन दोनों के बीच की अप्रोच है। इन थ्योरीज में से 1 थ्योरी आपको एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। सो ये थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखो कुछ लोगों ने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो, यानी कॉम्बिनेशन, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो जो भी डेट और इक्विटी का आप कॉम्बिनेशन रखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ लोगों ने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है हमारा वो अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ फर्म को, और कुछ कहते हैं कि इफेक्ट नहीं करता। सो कुछ कहते हैं ये रेलिवेंट है और कुछ कहते हैं ये इररेलिवेंट है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द टर्म रेलिवेंट और इररेलिवेंट, इट मीन्स कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो रेलिवेंट का मतलब क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करता है, अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ फर्म। और इररेलिवेंट थ्योरी ये कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन does not affect value of firm. सो ये इररेलेवेंस थ्योरी है। तो कुछ लोगों की रेलिवेंस थ्योरी है, कुछ लोगों की इररेलेवेंस थ्योरी है। तो रेलिवेंस थ्योरी क्या कहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करता है। इररेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा मर्जी बना लो वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करता है। सो मूविंग ऑन टू रेलिवेंस थ्योरी। रेलिवेंस थ्योरी का पार्ट है NI अप्रोच। ये रेलिवेंस थ्योरी का पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से भी आ जाता है, डिस्कस द रेलिवेंस थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो यू शुड नो बाय योरसेल्फ दैट रेलिवेंस थ्योरी मीन्स NI अप्रोच को डिस्कस करना है। एंड क्वेश्चन अगर आपको आता है डिस्कस द इररेलिवेंस थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको NOI अप्रोच और MM अप्रोच को उसमें डिस्कस करना है। तो ये आपके ये दोनों के बीच की थ्योरी है। सो ये भी इररेलिवेंस का पार्ट है और ये भी इररेलिवेंस MM। इररेलेवेंस थ्योरी का पार्ट है ये। नाउ सबसे पहले
नेट इनकम अप्रोच को एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है यहाँ देखिए. सो एनआई थ्योरी मीन्स नेट इनकम अप्रोच. देखो ये कहते हैं, एनआई अप्रोच ये कहती है जैसे ही आप, पहले इसने कुछ एजम्पशंस ली है. नंबर 1, KD इज लेस देन KE, कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अभी लास्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो, लेट्स से मैंने डिबेंचर इशू करे और इंटरेस्ट दे रही हूँ डिबेंचर पे 10%, और मैंने शेयर्स इशू करे, शेयर्स पे भी मान लो मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, डिविडेंड दे रही हूँ, सॉरी 10%, तब भी मैं कह रही हूँ कंपनी को डेट की कॉस्ट कम पड़ती है. KD की जो ये कॉस्ट ऑफ डेट हो गई, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया आपका. ठीक है. सो डेट की कॉस्ट जो है वो कंपनी को कम पड़ती है. कैसे? देखो KD का फॉर्मूला क्या करा था आपने, KD इज इक्वल टू I रिडीमेबल इरिडीमेबल, ये इरिडीमेबल होगा, कोई लाइफ नहीं गिवन, 1 माइनस T अपॉन B0. सो इंटरेस्ट आपका हो गया 10% ऑफ फेस वैल्यू. सो 10% ऑफ फेस वैल्यू इज 10. All these things have been discussed in cost of capital chapter. ठीक है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. और B0 क्या होता है आपका, B0 इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. ना ही फ्लोटेशन कॉस्ट है, ना ही डिस्काउंट है, ना ही प्रीमियम है. तो फेस वैल्यू जो कि हम 100 इज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. 1 माइनस T, लेट्स से द टैक्स रेट इज, T इज़ योर टैक्स रेट. सो टैक्स रेट इज़ 50%. सो 50% आपका टैक्स रेट है. तो 1 माइनस 0.5 लिख दोगे आप उसको. सो आप देखो आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है, 0.05. और KE का फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ रेट नहीं गिवन तो हम जीरो ग्रोथ समझ लेंगे. KE इज इक्वल टू D अपॉन नेट प्रोसीड्स. ठीक है. डिविडेंड है 10%. 10% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू के हम एज्यूम कर रहे हैं 100. सो 10 अपॉन नेट प्रोसीड. नेट प्रोसीड का भी फॉर्मूला यही होता है, NP इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब नेट प्रोसीड हमारा फेस वैल्यू ही हो गया, विच वी हैव एज्यूम्ड टू बी 100. तो ये आपको 10 पड़ रही है. तो आप देख रहे हो कि चाहे आप 10% रिटर्न दे रहे हो डिबेंचर्स पे, चाहे आप 10% रिटर्न दे रहे हो शेयर्स पे, लेकिन कंपनी को कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम पड़ती है डेट पे, बिकॉज हमारा टैक्स का बेनिफिट हमें मिल जाता है. डिबेंचर्स पे कंपनी को टैक्स की बचत होती है, टैक्स की सेविंग होती है. दैट इज़ वाई KD इज़ ऑलवेज लेस देन KE. हमने ये एजम्पशन ली हुई है, बट एजम्पशन क्या, मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया. चाहे आप दोनों पे 10% रिटर्न दे रहे हो, तब भी KD कंपनी को हमेशा कम पड़ता है. राइट. फिर उसके बाद KD एंड KE आर कॉन्स्टेंट. जब भी आप कोई थ्योरी को प्रूव करते हो तो थ्योरी इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन. जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिमांड और प्राइस की थ्योरी जो है वो भी पढ़ी. डिमांड और प्राइस की थ्योरी क्या कहती है, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड नीचे जाती है. ठीक है. बट ये थ्योरी कब है, हमने एजम्पशंस क्या पढ़ी थी इसमें, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इस तरह के कुछ एजम्पशंस आपने, जबकि सब्स्टिट्यूट्स तो हमेशा होते हैं. ठीक है. सो हमने कुछ एजम्पशंस पढ़ी थी जिसके कारण हम ये मानते हैं कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट है और हम डिमांड और प्राइस के बीच में ही सिर्फ रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे. सिमिलरली हम हर थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेते हैं. सो सारी थ्योरी एजम्पशंस पे बेस्ड होती है और वो एजम्पशंस एक्चुअली हमेशा पूरी तरह से रियलिस्टिक नहीं होती. दैट इज़ वाई जब आप थ्योरी का आपको क्वेश्चन में आ जाए क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी, तो आप एजम्पशंस को ही क्रिटिसिज्म बना सकते हो. बट KD एंड KE इज लेस देन KE, दिस इज़ अ जनरलाइज एजम्पशन जो माना जाता है कि आपके होता ही है. KD एंड KE आर कॉन्स्टेंट. KD एंड KE आर कॉन्स्टेंट मतलब अगर KD आप 0.05 ले रहे हो, कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाए, और KE अगर आप 10% ले रहे हो तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा किसी सिनेरियो में. ठीक है. KD एंड KE आर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है 10% लेना है. KD एंड KE आर कांस्टेंट मीन्स अगर KD आप 5% या 8% ले रहे हो तो 5% या 8% ही रहेगा और KE भी जितना आप ले रहे हो उतना ही रहेगा. सो मैंने KD को कम लिया है, KE को ज़्यादा लिया है, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है. अब जब आपको इस थ्योरी में NI अप्रोच ने क्या कहा, देखो कहते मान लो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, वी विल चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके देख लो कि वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता. सो कहते हैं आप पहले अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करो और फिर देखो
अब आपने चेंज करना है, तो चेंज करने का मतलब क्या है? When we talk of changing the capital structure, that means we need to change the combination of debt and equity. ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी की जब हम बात करते हैं, मान लो हमारी फर्म में पहले इक्विटी था 50% और डेट भी था 50%। ठीक है, तो अब हम इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है इसकी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वाली ले लें जो हमने कैलकुलेट करी है, इक्विटी की 10% और डेट की 5% ले लेते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन पे ये है। अब कहते हैं जैसे ही आप इस कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे, तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये कॉम्बिनेशन 50-50 है, दिस इज़ द प्रोपोर्शन और वेट। कहते हैं अब आप इसको चेंज कर दो, पहले चेंज करके देखो क्या इफेक्ट होता है। तो चेंज करते हैं हम, लेट्स से अब इक्विटी का, ये रैंडमली मैं एग्जांपल में ले रही हूँ। अब इक्विटी का प्रोपोर्शन हम कर देते हैं 30 और डेट का प्रोपोर्शन कर देते हैं 50%। ये पहले 50-50 था, अब सॉरी डेट का प्रोपोर्शन, अगर इक्विटी आपकी फर्म में 30% है तो डेट इसका मतलब 70% है। ठीक है, मैंने डेट का प्रोपोर्शन क्यों बढ़ाया? कैन एनीबडी टेल वाई आई एम इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट? बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कंपनी हमेशा डेट का ही प्रोपोर्शन बढ़ाएगी, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? सो हमने डेट का, इक्विटी का प्रोपोर्शन फर्म में कम कर दिया, 50 से 30% कर दिया। अगर 30% इक्विटी है तो दैट मीन 70% डेट है, टोटल मिला के 100% होना चाहिए आपका। सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लो आप 10%, और ये आप देखो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही ले रही हूँ, यहाँ पर भी 10% 5% लिए, यहाँ पर भी 10 और 5 लिए, बिकॉज उन्होंने बोला KD एंड KE रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या था कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करो तो KD और KE चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो इस केस में अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हो आप? इफ़ यू रिमेंबर, वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो वेट मतलब 50% इंटू 0.5 इंटू 0.10, एक बार मल्टीप्लाई करो। So 0.5, let me do the calculation. So now 0.5 50% into 0.10, so it is 0.05. Just give me a second, I'll explain why I am calculating this. So 0.5 50% इंटू 0.05 डेट की कॉस्ट है 0.025। अब इन दिनों को प्लस कर दोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, या आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में भी सीखा था। प्लस 0.05, 0.075 और 7.5%। ठीक है, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब हमने इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन चेंज करा, सो 0.03 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 0.7 इंटू 0.05, ये आ जाएगा 0.035। सो प्लस 0.03, 0.065 और 6.5%। देखो अब इन दो चीज़ों को जस्ट दिमाग में रखना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्योरी। सो NI अप्रोच ने क्या कहा? कहते जैसे ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करोगे, चेंज करके देखो किसको? कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो कहते हैं जैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करोगे, यानी इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे, तो आप किसका प्रोपोर्शन बढ़ाओगे? यू विल ऑलवेज इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट। वाई? बिकॉज KD इज़ लेस देन KE, इसलिए आप डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करोगे। जैसे ही आप फर्म में डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करते हो, डेट इंक्रीज़ करते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डाउन चले जाती है। वाई? बिकॉज डेट इज़ द चीपर सिक्योरिटी। तो आपने ये प्रूव करके भी देखा कि आपका पहले डेट और इक्विटी 50-50 था। जैसे आपने अपनी फर्म में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाया, आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7.5% से 6.5% हो रही है। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डाउन चले जाती है। मैंने एग्जांपल से प्रूफ भी करके बताया ये। ठीक है, तो जैसे आप फर्म में डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन जाती है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट्स, कॉस्ट कम हो रही है तो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होएंगे। इंक्रीज्ड प्रॉफिट का
इंक्रीज प्रॉफिट की वजह से शेयर होल्डर्स के रिटर्न जो हैं, शेयर होल्डर्स के रिटर्न जो हैं वो इंक्रीज होएंगे। जब शेयर होल्डर के रिटर्न इंक्रीज होंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होगी। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, फर्म का प्रॉफिट बढ़ा है तो प्रॉफिट का बेनिफिट तो शेयर होल्डर को ही जाता है सारा, ठीक है। सो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होगी। और हमने यहाँ पर अभी सीखा था कि जब भी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होती है आपकी। सो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होगी। सो इसने इस तरह से प्रूव करा है। वंस अगेन, जैसे ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करोगे आप हमेशा डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। जब आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन जाएगी। हमने यहाँ पर प्रूव करा। जैसे ही कॉस्ट कम होती है प्रॉफिट बढ़ते हैं। इंक्रीज्ड प्रॉफिट का बेनिफिट जो है वो सारा शेयर होल्डर्स को जाता है। शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होती है, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होती है, राइट। सो इसका डायग्राम इस तरह से आप बना दोगे। ये लीवरेज है। लीवरेज का मतलब क्या होता है? डेट, ठीक है। लीवरेज मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट। ये इसको लीवरेज क्यों बोलते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। सो लीवरेज आपका डेट होता है फिलहाल के लिए, और ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। जैसे जैसे फर्म, ये आपका केडी है, केडी एंड केई रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये केडी है, ये केई दोनों कांस्टेंट है। जैसे जैसे फर्म में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन जाती जाएगी। सो दिस इज़ योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम KO भी बोलते हैं, ठीक है। फर्म में डाउन जाती जाएगी। तो इस तरह से डायग्रामेटिकली भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। नाउ ये देखिए आप, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एज द फर्म यूजेज मोर लीवरेज, डेट ज़्यादा यूज़ करेगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन बिकॉज ऑफ चीपर डेट विच इंक्रीजेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, दैट फर्दर लीड्स टू मैग्निफिशेंट रिटर्न्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स के रिटर्न बढ़ जाते हैं। दस इंक्रीजेज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, एंड इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ फर्म। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। थ्योरी स्टार्ट कैसे करोगे? NI अप्रोच is a part of relevance theory. relevance theory क्या कहती है? कैपिटल स्ट्रक्चर affects the value of firm, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू फर्म को इफेक्ट करता है। एजम्पशंस लिखोगे, एजम्पशंस लिखने के बाद ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद डायग्राम बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको 15 मार्क्स में खाली NI अप्रोच आती है तो आप उसके साथ ये एग्जाम्पल भी दोगे। सो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, टू फर्म्स A एंड B आर आइडेंटिकल, A और B फर्म है जो बिल्कुल सेम है। EBIT ऑफ बोथ द फर्म इज़ 2 लाख 2 लाख, दोनों फर्म का EBIT जो है वो 2 लाख है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है दोनों फर्म्स में? सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। कहते फर्म A इज़ एन अनलीवर्ड फर्म। अभी मैंने आपको लीवरेज का मतलब बताया, लीवरेज का मतलब है डेट, तो अनलीवर्ड मतलब जिसमें डेट नहीं है, ऑल शेयर्स है। सो दिस इज़ एन अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म है ये आपकी, और ये आपकी एक लीवर्ड फर्म है, इसमें डेट है। बाकी बिल्कुल सेम है, दोनों कंपनी का कंपनीज़ का, फर्म्स का नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, सब कुछ सेम है। बस इसमें जो है डेट है, इसमें डेट इसमें डेट नहीं है, शेयर्स ही शेयर्स हैं, इसमें डेट है, ठीक है। उसके बाद देखो, इक्विटी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू रिस्क क्लास ऑफ 12%। इक्विटी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू रिस्क क्लास ऑफ 12% का मतलब होता है, याद रखना, KE 12% है। अब ये लैंग्वेज भी याद रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 12%, दैट मीन्स KE आपका 12% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 12% मीन्स KE आपका 12% है। अगर लिखा हो इक्विटी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू रिस्क क्लास ऑफ 12%, यानी रिस्क के हिसाब से ही उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। सो हम ये मानेंगे कि KE आपका 12% है। रिमेंबर, अगर लिखा हो फर्म बिलोंग्स टू रिस्क क्लास ऑफ 12%, इसका मतलब KO गिवन है। फर्म मतलब पूरी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। अगर लिखा हो इक्विटी शेयर होल्डर्स बिलोंग टू रिस्क क्लास ऑफ 12%, दैट मीन्स KE 12% के बने, ठीक है। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल में क्या लेना है, फर्म में 10% डेट है, डेट का रेट 10% है, KE आपका 12% है, तो ये डेट का कम ही होना चाहिए बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और EBIT आपको 2 लाख दिया है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों फर्म्स का ये लिख लिया EBIT में से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। अब आपका आ गया इंटरेस्ट माइनस करने के बाद दिस इज़ योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूलाज रट लो। फॉर्मूला नंबर 1,
इस चैप्टर में 3 फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। सबसे पहले आपका फॉर्मूला है कि आप EBIT को KO से डिवाइड करते हो तो वैल्यू ऑफ फर्म आती है, और दूसरा फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फर्म का होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ये फॉर्मूला है एक। उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म हो गई। वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर कैलकुलेट करनी है तो पैट अपॉन KE। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से बना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको 1 लाख का प्रॉफिट दे रही हूँ, आपने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा, मैं आपको फर्स्ट 1 लाख का प्रॉफिट दे रही हूँ, ठीक है। और आपने पूछा 1 लाख का प्रॉफिट किस हिसाब से, मैंने कहा 10% के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी मान लो 10% है, मैं दे भी 10% ही रही हूँ, ठीक है। तो 10% के हिसाब से मैं आपको जो है दे रही हूँ 1 लाख। तो इसका मतलब आपने मेरी फर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। मैं आपको 1 लाख का प्रॉफिट दे रही हूँ, किस हिसाब से, 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। तो 1 लाख प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10%, इसका मतलब आपने मेरी फर्म में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं। 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। इज दैट क्लियर। तो अगर आप प्रॉफिट को उसके रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हो तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाती है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, जब आप प्रॉफिट को उसके रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हो तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाती है। इज दैट क्लियर। अगर मुझे पूरी फर्म की वैल्यू निकालनी है, पूरी फर्म की वैल्यू निकालनी है, तो पूरी फर्म के प्रॉफिट्स को, ओवरऑल प्रॉफिट्स होते हैं EBIT हमारे, ठीक है। पूरी फर्म के प्रॉफिट्स होते हैं हमारे EBIT, ये फुल प्रॉफिट्स होते हैं अभी EBIT। सो पूरी फर्म के प्रॉफिट्स हैं EBIT, को पूरी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करोगे तो पूरी फर्म की वैल्यू आ जाएगी। शेयर होल्डर्स को कौन से प्रॉफिट मिलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर हम शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को, शेयर होल्डर की कॉस्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को, प्रेफरेंस शेयर्स हम इस चैप्टर में ले नहीं रहे। याद रखना एजम्पशन है इस चैप्टर की, जो फर्स्ट पेज पे एजम्पशन थी उसमें मैं आपको ये भी बता दूं, देयर आर ओनली 2 सिक्योरिटीज़। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में देयर इज़ एन एजम्पशन कि देयर आर ओनली 2 सिक्योरिटीज़, इक्विटी एंड डेट, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, तो जितने भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं वो सारे के सारे किसको जाएंगे, शेयर होल्डर्स को जाएंगे। तो अगर आप शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को, दीज प्रॉफिट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को इक्विटी की कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। इज दैट क्लियर। सो वैल्यू ऑफ फर्म मतलब पूरी फर्म के प्रॉफिट को पूरी फर्म की कॉस्ट KO यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करोगे तो पूरी फर्म की वैल्यू आ जाएगी। या वैल्यू ऑफ फर्म का दूसरा फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। और अगर आप सिर्फ शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को शेयर होल्डर की कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल। सो ये आपने क्या करा, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करा तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जस्ट आई नीड अ empty page, let me erase this। अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले EBIT लिखा, $2 लाख, A फर्म B फर्म। अब EBIT में से सबसे पहले आपने इंटरेस्ट माइनस करना है। ये फर्म अनलीवर्ड फर्म है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें 10% डेट था। 10% डेट ऑफ रुपीज़ लिखा होगा मैंने यहाँ पर, 10% ऑफ डेट ऑफ रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख का डेट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 50,000 आ जाएगा। सो 50,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2 लाख, और यहाँ पर आ गया 1,50,000। हम यहाँ मान के चल रहे हैं टैक्सेस कुछ नहीं दिए हुए, टैक्सेस नील है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करके देखना है, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म पे अगर 2 फर्म्स बिल्कुल इक्वल हैं बट उनका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो क्या वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ फर्म का एक फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन KO, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको कराया है
वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। तो KO तो आपके पास है ही नहीं इसमें, पर के ही है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू पैट हमारे पास है और KE भी हमारे पास है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख डिवाइडेड बाय KE आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 12%, और यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,50,000 डिवाइडेड बाय KE कर दो 12%। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 16,66,667, 16,66,667, और इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 12,50,000, ठीक है। और ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो वैल्यू ऑफ डेट ले लें हम, इसमें डेट है ही नहीं, इसमें डेट है 5 लाख का, सॉरी। तो ये वैल्यू होगी आपकी 16,66,667, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 13 लाख टोटल। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा था कि दो फर्म्स जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, उसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो डिफरेंट आती है। तो आपने ये न्यूमेरिकली प्रूव करके बता दिया कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो सेम नहीं आती। क्यों सेम नहीं आती? बिकॉज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन जाती है। तो अगर हम इसमें वेटेड, अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो जिस तरह की एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई है सेम उसी के बेसिस पे आपको सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आपने यही वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। देखो, जिस क्वेश्चन में आपको KE गिवन होगा, याद रखना, इसका मतलब वो NI अप्रोच का क्वेश्चन है, ठीक है। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें कैसे कैलकुलेट होती है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? देखो, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है EBIT अपॉन KO। EBIT है, वैल्यू ऑफ फर्म है हमारे पास, तो इसका मतलब KO कैसे आएगा? KO इधर, ये इधर, EBIT को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दो तो KO आ जाएगा। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO है आपका। सो EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म विच इज़ 6 वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो EBIT है आपका 2 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म है 16,66,667, और यहाँ पर EBIT है आपका 2 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, ठीक है, 13 लाख। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 12% और 11.43%। दैट मीन्स ये वैल्यू ऑफ फर्म है, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसका मतलब जैसे ही कैपिटल, दो फर्म्स जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिस फर्म में डेट है उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमेशा कम आती है, बिकॉज डेट इज़ द चीपर सिक्योरिटी, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू ऑफ फर्म में डिफरेंस आ जाता है। सॉरी, यहाँ पर आपका एक कैलकुलेशन गलत है, ये 5 लाख है, तो 12 लाख प्लस 5 लाख इज़ 17,50,000, सॉरी। सो ये 17,50,000 आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 50,000 प्लस कर दिया था, तो 12,50,000 और 5 लाख का डेट था, 17,50,000 आ रहा है यहाँ पर। तो ये 17,50,000 से डिवाइड करने के बाद आपकी यहाँ पर 12% आएगा और यहाँ पर 11.43% आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज NI अप्रोच। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज़ NOI approach, but this we will continue in the next lecture. Thank you everyone.